जय हिंद। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है, बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि डच जो है 59% लोग बोलते हैं, वहीं देखेंगे फ्रेंच जो है 40% लोग बोलते हैं, और बाकी जो लोग बच जाते हैं वो जर्मन भाषा का यूज करते हैं। यानी फर्स्ट नंबर पे किसको बोला जाता है, डच को। सेकंड नंबर देखेंगे आपका जब फ्रेंच का आता है, और थर्ड नंबर पे जर्मन आता है। ये तीनों भाषाएं जो है बेल्जियम में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डच। अब आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि बेल्जियम में 59% हिस्सा जो है डच बोलता है और वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। एक चीज और ध्यान यहाँ पे नोट करना चाहूंगी कि जैसे पढ़िएगा तो इसमें देख लीजिएगा कि राजधानी ब्रुसेल्स के, यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के बारे में पूछी जाए तो वहां पे जस्ट ये उल्टा हो जाता है। यानी कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और 20% ही, मतलब 20% लोग ही डच बोलते हैं। तो कहाँ पे, तो ये सिर्फ राजधानी की बात की जाए तब। अगर सार्वभौमिक तौर पे पूछा जाए बेल्जियम में तो कौन सी भाषा के लोग ज्यादा हैं, फ्लेमिश इलाके में जो रहते हैं वो बोलते हैं डच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो थोड़ा सा आप लोग अब समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से जो है ये समझा के, मतलब डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, है ना। तो जितने भी ये दिए गए हैं ना, ये जो भी विशेषताएं हैं, ये क्या है, बेल्जियम का तत्व है। यानी बेल्जियम मॉडल जो बनाया गया था उसमें ये सभी विशेषताओं को शामिल किया गया है। तो इसका पूछा था नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, आप अगर SCERT 8 to 10th पढ़ लेते हैं, SCERT, तब भी आपको ये बेल्जियम मॉडल जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है कि पूछते रहते हैं आप लोग कि कौन सा बुक जो है ज्यादा पढ़ा जाए, तो देखिए मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने प्रश्नों का विश्लेषण देखा है, जैसे ज्योग्राफी भी मैंने करवाया है, ठीक है, पॉलिटी भी देखा मैंने, तो यही चीज मुझे देखने को मिला कि एनसीईआरटी जो है आपको पहली प्रायोरिटी में देना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको एससीईआरटी के साथ जाना है। अगर आप SCERT नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य से जो भी पेपर हुए हैं पिछले साल में, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस बस उठा के आप रीड कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन आपको बिहार के मिल जाएंगे, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। लेकिन एनसीईआरटी में जैसे कि बेल्जियम मॉडल देखा आपने, वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, तो वो कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, वो एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग एनसीईआरटी को महत्व देते हुए SCERT को पढ़ें। ठीक है, और जैसे 1 to 5 से लेके 9 to 10 तक देखेंगे, 8 to 10 पढ़ लेते हैं अगर चैप्टर सारे, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब हो जाएगा कंप्लीट। और 1 to 5 वालों का कहूंगी पॉलिटी के लिए, तो 1 to 5 वालों का पॉलिटी बहुत कम पूछता है, मैक्सिमम मतलब बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और 6 to 8 और 9 to 10 वालों को ही पूरा कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, मतलब 1 to 5 वालों के लिए पॉलिटी के कह रही। ठीक है, और ज्योग्राफी में भी यही हाल है, आप लोगों का जो 1 to 5 वाले हैं उनमें क्या उतनी डीपली नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जैसे कि एक दो क्वेश्चंस हैं जो रेयर में आ जा रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन से थोड़ी ना वो होता है कुछ। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब उसका जो आपने मॉडल देखा बेल्जियम का, तो देखिए यहाँ पे पूरे अच्छे से जितने भी टर्म्स दिए हैं उन्हीं टर्म्स को जो है ऑप्शन में भी लिखे गए हैं। ठीक है, ये बेल्जियम मॉडल का जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने वाले किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। तो ये यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन ये भी बना था कि किस राष्ट्र में जो है आपको सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीपीएससी टीचर के ही एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, अब जब देखेंगे आप यहाँ पे, अब यह अगला ये कि ये भी क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं, किस वर्ष श्रीलंका का एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। और एक जगह ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1948 में श्रीलंका जो है, कौन सा राष्ट्र जो है आजाद हुआ था। ठीक है, और एक जगह मतलब ऐसे भी बना है क्वेश्चन कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, तो उसके ऑप्शन में 1948 दिया हुआ था, इसमें से गायब कर दिया है। इसका जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ था। अब जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ दिख जाएगा कि 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र होता है। और वहीं पे देखेंगे 1956 में एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार, यानी कि दूसरी भाषा जो है वहां पे सिंहली के बाद तमिल बोली जाती है,
श्रीलंका की बात की जा रही है, ठीक है। दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र भाषा जो है घोषित किया गया कब? 1956 में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर उसका देखे ही हमने कि क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है, सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? तो आप देखेंगे बेल्जियम में ही दिखेगा आपको, तीसरे टाइप का जो है वहां पे सामुदायिक सरकार होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है ना कि सामुदायिक सरकार, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। तीसरे नंबर पे जो आती है ना वहां पे बेल्जियम में, तो वहां पे कौन सा आ जाएगा? सामुदायिक सरकार आ जाएगा। तो उसका आंसर आप समझ गए होंगे, है ना। जब आप ये चैप्टर पढ़ना तो इसे अच्छे से देखते हुए चलना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1980 में, अच्छा ये चीज देखिए, ये पूरा मैंने ये डाल दिया है। देखिए मैंने पॉलिटी के जो है 9th क्लास की चैप्टर पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा कि जिम्बाब्वे जो है 1980 में श्वेत अल्पसंख्यकों शासन से स्वतंत्र प्राप्त होता है। प्रजातंत्र के जब लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र क्यों पढ़ेंगे, पहला चैप्टर ही है 9th क्लास का उस एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी। तो ये सब आंसर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है पीछे के चैप्टर में, है ना। पॉलिटी की जो वीडियो डली है उनमें ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में एकदम एक ही साथ दिया हुआ था, एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब उठा के डाल दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे भी ये निर्वाचित राष्ट्रपति की, जब लोकतंत्र पढ़ेंगे तो उसमें शासक का जो निर्वाचन होता है, तो उसी से आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे उस जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन होती है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन के लिए ये मैंने लिया था कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी का को क्या कहा जाता है? तो जब आप शक्ति सत्ता पढ़ेंगे यहाँ पे, तो शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है इसे। आप आराम से जब चैप्टर पढ़ोगे आप यहाँ पे, जैसे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। संघवाद क्या है, इसमें जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि उसके सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में बढ़ती है, उसी को जो है शक्ति का विभाजन कहते हैं, ठीक है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे अपने आप जो है आंसर इसका लगा पाओगे, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे कि देखिए, अब जैसे आपके सामने ये पेज आ गया, ठीक। तो इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन जो है लगातार, ये भी एनसीईआरटी से, 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 और ये भी एनसीईआरटी से ही बने हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी में किसको महत्व देना है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो जो भी इसमें कथन दिए गए हैं ये सारे क्या है? ट्रू है, यानी कि आपका देखेंगे संघ सूची में ये सम्मिलित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि संघ सूची में क्या होता है, केंद्रीय महत्व जो विषय होते हैं वो किसमें होते हैं, राज्य सूची की क्या भूमिका होती है, ये सभी चीजें आपको दी हुई हैं। आगे आप ये भी देखेंगे कि राज्य सूची में कौन सा शामिल है और संघ सूची में कौन सा शामिल है। तो इन्हीं के जो उदाहरण में दिए गए हैं वही उदाहरण जो है आपको आगे के प्रश्न में ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे आप सत्ता का विकेंद्रीकरण, जब आपने पीछे देखा ही कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें विकेंद्रीकरण एक टॉपिक ही है, अच्छे से समझाया गया है उसमें, ठीक है। और वहीं पे देखिए विकेंद्रीकरण मतलब कि केंद्र से जो है उसको विकेंद्र कर दिया गया, यानी कि अब राज्य सरकार फिर स्थानीय सरकार होगी, वर्टिकल मतलब उनको क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। वहीं पे उसका उल्टा होता है केंद्रीकरण, अगर इनको जो है सब समेट के केंद्र में लेके चला जाए सारी शक्ति, तो उसको कहेंगे केंद्रीकरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दिया था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, तो जो भी ऑप्शन में वहां उदाहरण में दिए गए थे वही इसमें ऑप्शन में डाले गए हैं, ठीक है। तो जंगल हो जाएगा आपको समवर्ती सूची में है, ठीक है। तो आप लोग ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा, जहां से मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ ना वहां पे अच्छे से लिख देती हूँ कि कौन सा प्रकाशन है और क्या है, ठीक है। अब अगला जैसे देखेंगे यहाँ पे दिया था कि 1990 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें से एक से अधिक हो जाएगा सही, ठीक है। क्योंकि देखेंगे इसी समय जो है गठबंधन की सरकारों का युग आता है, संघ सरकार के बाहर स्वायत्ता, ये सब चीजें जो है आपको मिल जाएंगी जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। थोड़ा सा देखिए क्या है,
एनसीईआरटी पढ़ो या एससीईआरटी पढ़ो आप, मेरा तुम कहना है कि हाँ एनसीईआरटी पहले पढ़ना आपको। लेकिन एक चीज है कि एक चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हो पॉलिटी में खास तौर पे, तो आपको एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ था कि 1990 में यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में गठबंधन की सरकार की शुरुआत होती है, और आगे भी जो है आपको डिटेल ऑप्शन में दिया था वो सारे आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, देखिए और भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब इसी में केंद्र संघीय सरकार भारत की क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी बने हैं। तो आपका चैप्टर क्या है, यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होगा 9th क्लास के, जो सॉरी 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस है, उस बुक से ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग चैप्टर को जब पढ़िएगा तो थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि और भी चीजें हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बनाई जा सकती हैं, और एनसीईआरटी से ही नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और एससीईआरटी का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका उससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये सत्ता की साझेदारी, ये आपका अध्याय 1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये अध्याय 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या दिया है इस अध्याय में। वैसे ही इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि सत्ता की साझेदारी जो होती है कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें आपको इसमें समझाई जाएगी, ठीक है। चलिए इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। अब ये पिछले साल से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली क्या लोकतंत्र क्यों, ये क्लास 9th में है। अब क्लास 10th में आप आ गए हैं, तो किसी भी बोर्ड से एग्जाम देते हैं तो अमूमन 1 साल तो किसी भी क्लास में लग जाता है, जो कि लीगल है ना। तो 1 साल बाद आप जो है अब 10th में आए होंगे, तो 10th में आपको ये सत्ता की साझेदारी पढ़ने को मिल रही है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि पिछले साल हमने देखा था, ठीक है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं है, तो ये हमने देखा था। जैसे आप भारत में ही देख लेंगे कि हमारा भारत जो है लोकतंत्र की जननी भी माना जाता है, और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा जो है देश भी माना जाता है, राष्ट्र माना जाता है, ठीक है, भारत को। तो उसमें भी देखा है आपने कि राष्ट्रपति जो है अकेले कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। आर्टिकल 74 आप सभी को पता होगा कि मंत्री परिषद की सलाह पर जो है आपके राष्ट्रपति कोई भी कार्य करते हैं, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको दिख रही हैं कि कहीं जैसे देखेंगे आप कार्यपालिका प्रमुख ऐसे संविधान के अनुसार कौन है, तो आपका राष्ट्रपति है। वहीं देखेंगे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आपका प्रधानमंत्री हो जाते हैं ना। तो ये चीजें आप जब देखेंगे है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो है किसी भी तरह का अगर देश के लिए कोई फैसला है तो किसी एक अंग तक जो है सीमित नहीं है। हमारे भारत को ही देख के हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका कहना है कि विकेंद्रित कर देना का मतलब ये होता है, जैसे आप देखेंगे एक केंद्र सरकार होती है ना, यहाँ पे बना देती हूँ, एक केंद्र सरकार होती है आपका सेंट्रल लेवल पे, फिर उसके बाद क्या होती है, राज्य सरकार होती है, ठीक है, राज्य हो गया यहाँ पे। फिर आपका देखेंगे उसके नीचे क्या आती है, आपकी स्थानीय सरकार आ जाती है, जैसे पंचायती राज आपने सुना होगा, है ना, नगर निगम वगैरह। तो स्थानीय सरकार आती है। तो ये क्या हुआ, कहीं सभी जो है कहीं ना कुछ पावर लिए हुए हैं। ये सारी जो स्थानीय सरकारें हैं या राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, सबके पास कुछ पावर दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इससे क्या होता है, इसी को जो कहा जाता है विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का बंटवारा कर देना, पावर का बंटवारा कर देना जो है आपका विकेंद्रीकृत कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब यही कह रहा है कि सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। तो अब इसमें सत्ता की साझेदारी के रूप में जो है ना देश के बेल्जियम और श्रीलंका जो है फेमस है। थोड़ा सा इसकी कहानी पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा कि सत्ता की साझेदारी जो है जरूरी क्यों है और कैसे ये काम करती है। जैसे हमें दिखाया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में आपने देखा था 1994 में जो है आपके नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाली जो है नेतृत्व, जो नेल्सन मंडेला को जेल वगैरह भी हुआ था। तो ये सब चीजें हमने देखी थी ना कि कैसे लोकतंत्र को जो है आपको स्थापित करना कितना जरूरी है वहां की पब्लिक के लिए। तो जैसे वो एग्जाम्पल में समझाया था तो आप समझ गए थे कि लोकतंत्र क्या है, कैसे काम करती है। वैसे ही आपको इसमें बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ हम लोग समझने की
कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है, ठीक है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्याय में की गई है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे जो है दल भी बनती हैं भारत में, है ना। अब इसके आगे देखेंगे, चलिए यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट करता है बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को बताकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं से क्वेश्चंस भी आपके लिए स्टार्ट हो जा रहे हैं कि जैसे बेल्जियम कहाँ का देश है, तो ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि बेल्जियम लगभग हम किस राज्य से, भारत के किस राज्य से भी छोटा है। ऑप्शन में हो सकता है हरियाणा डाल दिया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नाम से गो थ्रू हो लीजिएगा कि हरियाणा से भी छोटा देश है ये अपना बेल्जियम, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। अब इसकी सीमाएं तो कंफर्म पूछी जा सकती हैं कि इसकी सीमाएं जो है बेल्जियम की किससे लगती हैं। देखिए कोई भी चीज अगर एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है ना, तो वो ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड लेवल पे इजी हो जाता है, वो मतलब एग्जामिनर के लिए कि ये आपको आना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि बेल्जियम का आपको जो है सीमाएं किससे किससे लगती है, तो आप सोचोगे कि हम हर यूरोप के कंट्री का तो नहीं याद रख सकते ना, तो इसीलिए मतलब सारे याद नहीं रखने हैं, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी में जैसे ये मेंशन कर दिया तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसकी सीमाएं, बेल्जियम की सीमाएं किससे किससे लगती हैं, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। एक बार और रिपीट करूंगी, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, अब बढ़ गई होगी, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, है ना। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देखिए ये छोटा सा देश है लेकिन इसमें जातीय बुनावट देखेंगे, यानी कि जातिगत जो उलझन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लिए हुए है, ठीक है ना। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि बेल्जियम में ज्यादातर भाषा कौन सा उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के भाषा आपको मिलेंगे, डच, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है डच बोले जाते हैं। जो फ्लेमिंग, अब ऐसे भी क्वेश्चन बस बन सकता है कि बेल्जियम में जो है कौन से इलाके में रहने वाले लोग जो है डच बोलते हैं, तो उसमें रहेगा फ्लेमिश इलाका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आबादी 59% है वो फ्लेमिश इलाके में रहती है और डच बोलती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप शेष जो है 40% यानी कि 40% लोग कहाँ रहते हैं, तो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है फ्लेमिश और आपका वेलोनिया क्षेत्र, ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। तो 40% कहाँ रहते हैं, बेलोनिया में रहते हैं, और ये कौन सा भाषा बोलते हैं, तो ये लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। शेष जो आपके 1% बच जाते हैं वो लोग जर्मन बोला करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था कि सबसे ज्यादा भाषा जो है बेल्जियम में कौन सा यूज किया जाता है, तो ये क्या था, डच था, है ना। अब आगे पूछा गया, कहा गया है कि राजधानी ब्रुसेल्स में वही चीज आप जब देखेंगे तो ये उलट हो जाता है। जैसे वहां देखिए 80% लोग जो है फ्रेंच बोलने लगते हैं, ठीक है, और वहीं 20% लोग जो है डच बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि राजधानी ब्रुसेल्स में जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, 80 और 20% याद रखिएगा, ठीक है। आगे दिया है अल्पसंख्यक जो है आपके फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अब ये छोटे ही भाषा में मतलब छोटे ही है, अल्पसंख्यक ही है, इनकी संख्या जो है छोटी ही है फ्रेंच भाषी लोग, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो है ये ज्यादा धनी थे, समृद्ध थे, और ताकत में भी देखा जाए इनके पास ताकतवर, ये अब धनी है तो ताकतवर भी यही लोग रहे होंगे, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच तो कम बोलते हैं, कम संख्या भी है, लेकिन ये ताकतवर और समृद्ध थे, ठीक है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। अब डच भाषा जो है बहुत आपको 59% लोग बोल रहे हैं, अब उन लोगों को क्या है कि थोड़ा सा इससे नाराजगी बनने लगता है। आगे देखेंगे इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच जो है तनाव बढ़ने लगता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किस दशक में आपको डच और फ्रेंच भाषा के बीच जो है तनाव देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है
कि ये जो तनाव है आपका 1950 से लेके 60 के दशक में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन वो एग्जाम बीपीएससी बना रही है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है। डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, है ना। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। अब यहीं पे देखिए याद हो जाएगा आपको, है ना। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से क्या थे, अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे और अल्पमत में थे, है ना। इनके में मत भी एक नहीं था। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, जैसे कि आपको दिखेगा श्रीलंका एक द्वीपीय देश। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपको पता है श्रीलंका चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो श्रीलंका क्या हुआ, एक द्वीपीय देश हुआ। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका श्रीलंका कौन सा जो है एक द्वीपीय देश है, और दे दिया जाएगा ऑप्शन में, उसमें श्रीलंका रह सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब पता है ये भी क्वेश्चन बना था कि तमिलनाडु से कितने दूरी पर जो है आपका श्रीलंका जो है स्थित है। अब इसमें तो नहीं दिया है ना। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दो दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह की के लोग जो हैं। ठीक है, इसमें भी आपको देखेंगे किसकी तरह, तो एशिया के अन्य देशों की तरह। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, यानी कि सबसे जो वहां पे प्रमुख सामाजिक समूह है वो कौन है, तो सिंहलियों है। ठीक है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, यानी कि 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, यानी कि दूसरे नंबर पे जो है तमिल आते हैं, तमिलों, जिनकी आबादी कुछ जनसंख्या में 18% है। ठीक है, तमिलों में भी दो समूह है, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% है, और वहीं आप देखेंगे और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल के बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। ठीक है, ये वाला। अब बाकी देखिए तमिल में भी क्या है कि कुछ भारत से गए हुए हैं और कुछ वहीं के हैं जो मूल स्थान के हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा देखते चलेंगे कि कुछ है तो उसको देखते चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना बराबर देश को कमजोर करना। हम इस बात की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है, सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो देश कमजोर थोड़ी ना होता है। उससे क्या होता है, सभी जो है शामिल होते हैं किसी भी फैसले में। अब देखिए यहाँ कह रहा है एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता भी एक हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये राज्य बता दिया गया है, आपको दिखाया गया है कि कैसे बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र हैं। तो ये कौन से हैं, क्लोन फ्रेंच भाषी हैं, ये रेड वाला। ठीक है, यही ये वाला हिस्सा देखेंगे आप, फ्लेमिश डच भाषी हैं, और ये वाले आपके जो हैं ये पूरे जो है फ्लेमिश डच भाषी हैं। ठीक है, ये जर्मन भाषी थे इधर वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये छोटा सा देखिए यहाँ पे ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ हमने देख लिया था कि बाकी जो तमिल से आए थे वो थे आपके। ठीक है, उसके बाद मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, यानी कि सिंहली भाषी जो थे उसमें अधिकतर आप देखेंगे बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, यानी 7% है, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो इनके लिए अच्छा है ईसाई जो है। ठीक है, आगे दे रहा है। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव था इससे देश बढ़ जाता और
ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब हम यह देखें कि असल में दोनों देशों में जो है क्या क्या हुआ था, है ना। अब देखिए हम लोग पहले देखेंगे श्रीलंका में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन बना था आपसे कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था। तो ये पहला ही लाइन है आपके लिए कि श्रीलंका जो है सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। यानी कि ये लोग जो सिंहली समुदाय थे ये ज्यादा नंबर में थे, तो इन लोगों ने अब इसका फायदा उठाकर कई जो है कदम उठाते हैं। उसमें से ये भी एक क्वेश्चन बना था कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किसने किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया श्रीलंका में, ठीक है। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, ठीक है। एक एक करके आइए, इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर इसमें बेगानापन बढ़ाया, ठीक है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समाज और राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही है। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की को जो है अनदेखी किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। तो ऐसे तो होता ही, अमूमन हर राष्ट्र में होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका में जो है जातीय समुदाय जो है कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, येलो वाला पार्ट जो है ये सारा क्या है, आपके सिंहली है, ठीक है। और मुसलमान जो है आपको देखेंगे ऐसे छिटपुट में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। भारतवंशी तमिल जो कौन है, तो ये जो है एरिया में जो है ये भारतवंशी तमिल है, ठीक है। यानी भारत से गए थे, उनके जो आगे जनरेशन बढ़ी वो लोग, ठीक है। अब ये देखिए बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश की शासन कर सकता है और उसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, ऐसा मानना है, ठीक है। मान्यताएं मतलब लोगों के मन में जो है जैसे पूर्वाग्रह होता है वैसे ही ये कहने को समझा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है, अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा। सही बात है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप देखे होंगे भारत में भी जो है कैसे जो है पूना पैक्ट वगैरह ये सब आपको एग्जाम्पल दिख सकते हैं कि जितने भी होते हैं जैसे जनसंख्या के आधार पे आप उस जो है सीटों का आवंटन करें जैसे भारत में होता है ना। तो देखिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों को मांग को लेकर संघर्ष किया। तो ये पूछा जा सकता है तमिलों का संघर्ष किस बात पर था, ठीक है। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, है ना। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार, यानी कि इल्म मतलब वहां पे सरकार को कहा जाता है, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठनें भी बनाई गई, है ना। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव धीरे धीरे गृह युद्ध में जो है परिणत हो गया, ठीक है। अब गृह युद्ध किसे कहते हैं ये भी यहाँ पे दिया होगा छोटा सा, देखिए यहाँ पे किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे क्या कहेंगे, गृह युद्ध, ठीक है। अब यहां दे रहा है ये क्या हुआ, गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम दोनों
परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहां के गृह युद्ध से क्या हुआ, मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत भी हो गया। तो पूछा जाए कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब अंत होता है, तो 2009 में, ठीक है, जब भाषाई को लेके था, ठीक है, तमिल और सिंहलियों के बीच था। अब देखिए बेल्जियम की समझदारी बता रहा है कि ये कैसे समझदारी करता है वहां पे, ठीक है। यहाँ भी क्या है, आपके डच, फ्रेंच, जर्मन वाले हैं ना। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच में, यानी 1970 से लेकर 1993 के बीच, उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए कर दिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो या सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है। अब वो चाहते थे कि कोई भी अगर राष्ट्र में रह रहा है एक भी आदमी, तो उसको ऐसा ना लगे कि हम दूसरे के राष्ट्र में रह रहे हैं, है ना, बेगानापन ना लगे उसको। तो इसके लिए देखिएगा आप 1970 से लेकर 1993 के बीच में इन्होंने 4 संशोधन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कितने संशोधन, 4 संशोधन किए गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल, विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। तो ध्यान रखिएगा बेल्जियम के मॉडल के बारे में जो है एग्जाम में पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वही डाल दिए गए थे हूबहू। अब जैसा यहाँ पे देखना है आपको एक एक लाइन, ये क्या है, बेल्जियम का मॉडल है। तो पहला उसमें ये कंडीशन है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानूनी तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, है ना। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होगी। तो ये भी स्टेटमेंट में डाला गया था, ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकारें जो है केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होगी, है ना। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट में डाला था, अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, ठीक है, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व क्या स्वीकार किया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे दे रहा है कि बेल्जियम एक छोटी सी बस्ती का पता यहाँ दिया गया, फोटोग्राफ। अब ये गौर से स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं में दी गई है। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है दोनों भाषाओं को, कि जो ये फ्रेंच और आपका पता नहीं इसमें कौन सा फ्रेंच है, पर हाँ इसमें दोनों भाषा जो है ये फ्रेंच और डच दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे फ्रेंच नहीं आता इसलिए मुझे पता नहीं उसमें। अब आगे दिया है कि उसी में जो आपका बेल्जियम का मॉडल था उसी के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर का सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। तो ध्यान रखिएगा क्या है, ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में जो है आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार है और तीसरी स्तर पे एक सरकार है जो सामुदायिक सरकार के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हैं इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, मतलब कि उसका चुनाव करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है, यानी कि जो सामुदायिक सरकार जो अलग से चुना जाता है इसमें इसका काम होता है कि संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर अगर कोई फैसला लेना है तो ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी ये जटिल है, ठीक है। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स उसका मुख्यालय चुना गया, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स उसका मुख्यालय चुना गया था। ठीक है, अब देखिए अनेक कितना अच्छा हुआ कि अनेक यूरोपीय देशों ने जब साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो उस समय ब्रुसेल्स को जो है मुख्यालय चुना गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर जरा सोचने दीजिए। अब ये जो है एनसीईआरटी की एक बात होती है कि सोचने को मजबूर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करे 5-5 छात्रों के 2 समूह के साथ। ये आपको जो है एक टीम बना के उस पर सोचने के लिए ये कह रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनके हिस्सेदारी न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो ये भी पूछा गया था किस देश ने जो है सत्ता की साझेदारी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये श्रीलंका है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं सत्ता की जो है साझेदारी क्यों जरूरी है। अब ये चीज हमको देखने को मिलेगी। अब ये दे रहा है जर्मनी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। चलिए छोड़िए, इसको देखते हैं हम लोग। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, है ना। ये क्या दिया है कि बाई तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ये कहाँ का बताया जा रहा है, तो जर्मनी का बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वहां पे एक पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो गठबंधन बनाकर सरकार बनाई हुई है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रही हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर रहे एक दूसरे के। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्होंने गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। जैसे कि अभी देखेंगे आप, है ना, जब अपना चुनाव हुआ है 2024 का, दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए ये आपको साइट दिया है, तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं हम लोग कि बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। ठीक है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कही ज्यादा गहरी है। ठीक है, तो देखते हैं। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। तो अब से पूछा जाए कि लोकतंत्र की आत्मा किसे माना जाता है, तो सत्ता की साझेदारी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा कौन है, तो अपना उद्देश्य प्रस्ताव है ना। ठीक है, तो वैसे ही पूछा जा सकता है कि आपकी लोकतंत्र की आत्मा किसे माना गया है, तो सत्ता की साझेदारी को। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। ठीक है, मतलब उसी शेड्यूल से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये लोग जो तर्क है ना, वो आप लोग समझते चलिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में तर्क वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, युक्तिपरक और नैतिक तर्क हम लोग जो है कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क जो है सत्ता के बंटवारे के
अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि युक्तिपरक या समझदारी वाला जो है वो किस पर परिणामों पर जोर देता है, तो लाभकर पर देता है, ठीक है। और वही नैतिक तर्क को देखेंगे तो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कह रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक एनीते है, बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उनके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्बी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है और वह उसके स्कूल में बहुत दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्बी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना है? तो जो सत्ता की साझेदारी होगी उसमें मिल सकती है ये सफलता, है ना। अब देखिए, खलील की उलझन है, एक पूछा बता रहा है ये क्या इसकी उलझन है। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपने मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था, ठीक है। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी, तो देखते हैं। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदायों के थे। उसके ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। उसके उसके पिता जो थे ऑर्थोडॉक्स और ईसाई थे, ठीक है, यानी पुराने सोच वाले थे। तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से भी लड़ते थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पद का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई, संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच वह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए मान रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अमूमन भारत में भी देखने को मिलती है। चलिए थोड़ा सा आगे दिया है तो भी देख लेते हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता था। वह ना तो माँ के धर्म को मानता था और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं था कि उसे कोई भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता था कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी देता है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान के कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? तो वो कहता पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते। बेताल विक्रम और अपनी बीच के समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम के बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो आप भी सोचिए, ठीक है, आपको ये सोचने को कह रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है कैसे होती है, ठीक है। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। तो पूछा जाए कि सत्ता की साझेदारी का विचार किस धारणा की वजह से आया था, तो आप देखेंगे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध जो है आपका सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने का शक्ति
बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो हम लोग भी जानते हैं कि लोकतंत्र क्या ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जो जनता के द्वारा, जैसे अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा क्या बताई थी, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता को, है ना। तो ये चीजें आप समझ रहेंगे लोकतांत्रिक में होती है। अब आगे कह रहा है कि इससे इनमें इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जो क्या हो, पार्टिसिपेशन हो, है ना, जो राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाए जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को जो है गौर करते हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। तो शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। तो पूछा गया था क्वेश्चन ये भी कि सत्ता का साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें क्या होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, अंग है, उनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा हो जाता है। तो उसी को क्या कहेंगे, सत्ता का बंटवारा। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें क्षैतिज वितरण वितरण होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, यानी कि रोक लगाता है, अंकुश लगाना यही होता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है ना। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, आप लोगों को पता है न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। तो आप सभी को पता है न्यायपालिका को संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है ना। संविधान पे आप अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भी न्यायपालिका आपके सामने आती है। ठीक है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब सत्ता की साझेदारी की जाती है उसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, सरकार के अब दूसरा उसका विशेषता जो है देखेंगे हम कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। तो आप सभी को पता है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, और पंचायती राज वगैरह स्थानीय सरकार जो है क्षेत्रीय स्तर पर आती है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हमारे देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर से आपको मिल जा रहा है कि श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकार के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये जो सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे दे रहा है तीसरा विशेषता इसका क्या है, तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि कहाँ पे आपको सामुदायिक सरकार देखने को मिलता है। तो कहाँ मिलता है, तो बेल्जियम में मिलता है। ठीक है, इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए।
पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में देने भागीदारी आपका देने के अलग अलग तरीकों पर इकाई आपका 2 में हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चौथा विशेषता क्या बता रहा है, तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। तो हमारे भारत में भी होते रहता है। कई बार सत्ता का यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं, है ना। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी गौर करेंगे, तो इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे दे रही है, मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इससे ही सत्ता का भागीदारी बता रहे हैं? तो बिल्कुल ये भी एक हिस्सा दिख रहा है आपको, जब क्लास का मॉनिटर जो है बदल दिया जाता है तो इससे क्या होता है, और भी बच्चे को जो है क्लास में मॉनिटर बनने का आपको मतलब उसको क्या मिलता है, मौका मिलता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में किस में आते हैं, यहाँ सत्ता का साझा कौन कौन किसके हाथ साथ कर रहा है। तो ये चीजें आपको दे रहा है कि बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे, है ना। तो आप लोगों को पता है कि आपकी जो हाई कोर्ट होती है, वो जो जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती है, उनको आदेश दे सकती है, और वही हाई कोर्ट को कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो ये भी एक वर्टिकल रूप में काम करते हैं आपके ऊर्ध्वाधर में, यानी कि ये भी क्या है, सत्ता के बंटवारा को आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों पर का निपटारा करने पर सहमति दे दी है। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। तो ये चीजें आपको देखिए बता के समझाना चाह रहा है कि कैसे सत्ता के बंटवारे को आप समझ सकते हैं। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल या याबलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणापंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव के लिए हमें उम्मीदवार की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया में देखेंगे तो विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि वह संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो ये क्या होता है, हमारे भी यहाँ देखेंगे आप सूचना का अधिकार जो है मिलता है। तो देखिए चैप्टर जो है आपका यहीं पे मतलब खत्म होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है जो आपका अगला चैप्टर है अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। आपका संवाद है ना, तो ये अध्याय 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे संवाद। तो संवाद का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो कोई भी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जैसे भारत में चलती है, तो हमारे संविधान ने संवाद को अपनाया है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे सत्ता का यानी कि पावर का जो है बंटवारा किया गया है। तो ये चीजें आप समझ जाइएगा कि संवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक स्तर पे जो है सरकारें काम नहीं करती हैं, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय आपको देखने को मिल सकता है ना। इसमें सत्ता का बंटवारा जो है किया होता है, उसी को जो है संवाद कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे।
तो चलिए हम लोग इस चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको डिटेल में जब पढ़ोगे ना आप तो समझ जाओगे कि संवाद किसे कहते हैं। ठीक है, ये अध्याय 2 होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास है आपकी। ठीक है, चलिए दिया है कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था, जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलता है भारत में, है ना, तो हम लोग वैसे लोकतंत्र की जननी भी जाने जाते हैं और सबसे बड़ा क्षेत्र अगर देखा जाए भारत का ही कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किए हुए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऊर्ध्वाधर बंटवारा का मतलब ये हो गया कि जब देखेंगे आप व्यवस्था जो है शक्तियों का बंटवारा जो होता है, जैसे एक केंद्र सरकार होती है, केंद्र लेवल पे, है ना, सेंट्रल लेवल पे क्या होती है, केंद्र सरकार या संघ सरकार, आप उसको दोनों में से जो कहे वो कह सकते हैं ना, संघ सरकार। ठीक है, वहीं पे दूसरे लेवल पे देखेंगे आपको राज्य सरकार होती है ना। तीसरे लेवल पे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय जैसे बंटवारा किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे स्थानीय सरकार भी होती है, जिसका हम लोग पंचायती राज, नगर निगम वगैरह हम लोग इसमें देख सकते हैं, आगे मिलेगा आपको। तो हमारे यहाँ जैसे ये देखेंगे तो ये क्या हुआ, वर्टिकल है ना, तो यही ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो है आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। सत्ता की साझेदारी का मतलब ये इसलिए अच्छा भी माना जाता है लोकतंत्र में, क्योंकि एक मान लीजिए गाँव में है, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ की नीड क्या है, क्या चाहिए उन्हें, जल की मात्रा की कमी है वहाँ पे या रोड की कमी है, ये चीजें जो है वहाँ के लोग अच्छे से जान सकते हैं। तो एक लीडर यहाँ का होगा, वो राज्य को बताएगा, राज्य जो है अपने केंद्र में जाके प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। तो ये चीजें जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इस अध्याय में सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर हम विचार करेंगे। ठीक है, इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए, सत्ता की बंटवारा को आमतौर पर क्या कहेंगे, संघवाद कहते हैं। ठीक है, इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। तो आपने देखा ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने अपना लिया, अब उसमें क्या होगा कि राज्य भी और जो छोटे छोटे गांव के लोग भी हैं, कोई समुदाय है, वो भी अपना जो है प्रतिनिधित्व कर पाते हैं सेंट्रल लेवल पे, है ना, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो कर पाते हैं ना। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीति और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि संघवाद को मजबूत करने वाले कौन कौन से जो है फैक्ट हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। आगे देखेंगे कि अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ स्थानीय शासन, पंचायती राज वगैरह, बलवंत राय मेहता 1957, आप सबों को याद ही होगा, है ना, 1957 में कैसे रिकमेंड किया था उन्होंने कि पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे 1993 में जो है लक्ष्मी सिंघवी की जो समिति आती है, वो क्या करती है, संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात करती है, और हमारा भारतीय जो स्थानीय शासन है, पंचायती राज वगैरह, उसको जो है आपको क्या मिलता है, संवैधानिक अधिकार भी मिल गया, मान्यता मिल जाती है। आपका देखेंगे ये जो है पंचायती राज और नगर निगम 73 एंड 74 अमेंडमेंट करके जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी चीज आप समझ याद रखिएगा, वैसे आगे हो सकता है मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चैप्टर को देखते हैं कि संघवाद क्या है। पहले तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी उलझन क्या है, कि मैं थोड़ी उलझन में हूँ कि आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए, यह एकात्म है, संघात्मक है अथवा केंद्रीकृत है। तो हमारा भारत जो है संघात्मक है, लेकिन कुछ आलोचक जो है वो कहते हैं कि हमारे सरकार का जो है हमारे केंद्र सरकार जो है उसकी तरफ सारी शक्तियां जो है झुकी हुई महसूस होती है। तो रियल में भी ऐसा ही है कि हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा तो हुआ है, लेकिन आप जब डिटेल में देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सारी शक्तियां जो है केंद्र की ओर झुकी हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोग जो आलोचना की जाती है संविधान की, तो वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या भारत का संविधान जो है केंद्र की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है, तो बिल्कुल केंद्र संविधान में हमारी शक्तियां जो है केंद्र की ओर झुकी हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, संघवाद क्या है, तो चलिए अब यहाँ से संघवाद आप अच्छे से समझ जाइएगा। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। तो आपने देखा था बेल्जियम एक मॉडल भी प्रतीत होता है, सबके लिए एक मॉडल बना, और इसने क्या किया था, सत्ता का बंटवारा किया था। लेकिन वहीं श्रीलंका जो है इसने सत्ता का बंटवारा नहीं किया। 1956 में आप देखेंगे सिंहली भाषा को ही एकमात्र राजभाषा भी घोषित कर दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे भारत में नहीं देखने को मिलेगा। 22 भाषाएं हमारे भारत में जो है सम्मिलित की गई हैं, है ना।
आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कमी करना भी एक था, तो हमने देखा ही था अभी पीछे चैप्टर में। और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। पहले की बात की जा रही है, ठीक है। अब सन 1993 में कुछ बदलाव हुए थे, तो ध्यान रखिएगा यहीं से आपको इनके यहाँ भी बेल्जियम में भी जो है 1993 में बदलाव किए जाते हैं और 1993 में ही हमारे भारत में जो है स्थानीय सरकार को मान्यता दी गई थी, यानी कि पंचायती राज को, ठीक है। अब देखेंगे कि बदलाव किए गए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए थे। तो इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी। तो हमारे यहाँ भी संघीय शासन प्रणाली को जो है संविधान के तहत अपनाया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ एकात्म शासन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है कि श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्म शासन व्यवस्था है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस राष्ट्र में देखने एकात्म शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, श्रीलंका जरूर ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। अब जो एकात्म सरकार शासन व्यवस्था होती है, एकात्म है तो एक ही सरकार है, तो सारी जो शक्तियां होंगी वो किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास होगी, जो केंद्र में है, सेंट्रल लेवल पे है ना। श्रीलंका के तमिल, आपने देखा ही था वहां पे तमिल भाषा भी लोग थे, और लेकिन सिंहली को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वहां बहुसंख्यक थे वो भाषा बोलने वाले, है ना। अब यहाँ पे तमिल नेता भी थे, तो वो चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था को कायम हो। वो लोग चाहते थे कि संघीय शासन व्यवस्था को भी हमारे देश में भी लाया जाए, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती हैं, ठीक है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ देखेंगे त्रिस्तरीय पे आपको दिखेगा, पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार दिखती है, ठीक है। आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि दो स्तरीय सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एक सरकार होती है केंद्र में, उसके जो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ठीक है, कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार ऐसे करके पूछ लिए गए थे। तो ध्यान रखना है आपको कि एक पूरे जो सेंट्रल लेवल पे होती है उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं, ठीक है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। तो हम लोग देखें ही कि एकात्म शासन व्यवस्था क्या है, एकदम उल्टा है। उसमें एक ही सरकार जो है पावरफुल होती है ना। एकात्म व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को जो है आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार जो है किसी खास वो का आदेश वो नहीं दे सकती है, सरकार राज्य सरकार को, ठीक है। कुछ खास करने के का आदेश जो है नहीं दे सकती केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके पहले ये चीजें दी हुई हैं, ये देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हो सकता है अनुमान जो है आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ऐसे कि हालांकि जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आज की जो दुनिया है वो किस शासन व्यवस्था को ज्यादा मतलब अपना रही है या अपनाने में महत्व दे रही है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो वैसे ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि हालांकि दुनिया के 193 देशों में से 25 संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। यानी जो 25 संघीय व्यवस्था जहाँ पे शामिल किए गए हैं, वो उन सभी राष्ट्रों की जनसंख्या देखेंगे तो पूरे विश्व का जो है 40% जनसंख्या जो है हो जाएंगे ये, ठीक है। आप इन मानचित्र में एक अपवाद ढूंढ सकते हैं, तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा कि कहाँ पे जो है एकात्म है। तो हमने श्रीलंका तो देखा ही था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को संघीय व्यवस्था में ऑर्डर नहीं दे सकती है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पर गौर करें। तो ध्यान रखिएगा, ये विशेषताएं जो दिया है ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, तो ये किसकी व्यवस्था है? आपको ये भी माइंड में रखना है कि संघीय व्यवस्था की हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं। तो संघीय व्यवस्था में जो है सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती है, ठीक है।
अगला जो है उसकी विशेषता है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने का, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो आपने देखा ही है कि हर हमारे यहाँ भी सेंट्रल लेवल पे टैक्स, स्टेट लेवल पे और आपका ये स्थानीय लेवल पे भी टैक्स जो है बांटा गया है कि कौन जो है टैक्स कौन वसूलेगी, है ना। आप लोग पढ़ते हैं ना, ये मिलती है ना कि स्टेट ड्यूटी की कौन सी सरकार जो है टैक्स वसूलेगी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, कस्टम ड्यूटी कौन वसूलेगी। अगला स्टेटमेंट दिया है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि संघीय व्यवस्था जो है भारत में है, तो उसी से आप लोग रिलेट करके चीजों को जो है करने की कोशिश कीजिएगा, अगर पूछा जाए कि संघीय व्यवस्था का जो है ये कौन कौन से विशेषता है या नहीं है। ठीक है, अब बाकी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, ये चौथा विशेषता पढ़ रहे हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो हम लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, एनसीईआरटी के थ्रू ही यहाँ पे देखेंगे, कई बार एग्जाम क्वेश्चन में आ चुका है कि आपको संविधान की व्याख्या करने को किसको अधिकार है, तो आपको याद रखना है न्यायालय को है। ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो आपने देखा होगा, अगर स्टेट वर्सेस स्टेट युद्ध होता है, मतलब किसी भी तरह का विवाद होता है, तब भी कौन देखती है, सुप्रीम कोर्ट देखती है। अगर स्टेट वर्सेस आपका सेंट्रल जो है कोई विवाद होता है, तो वो भी कौन देखती है, सुप्रीम कोर्ट देखती है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार से भी रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए अगला दिया है संघीय व्यवस्था का जो विशेषता है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। बिल्कुल है, कौन टैक्स वसूलेगा, तो ये क्या है, सब फाइनेंशियल स्रोत ही तो है। अगला जो विशेषता है ये बताया है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है, तथा इसे साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी, तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का हो सकता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि होता ही है, क्योंकि कहाँ की जो कौन सी राष्ट्र जो है वहाँ कैसी नीड है, वहाँ पे कैसी भाषा को लेके हो रहा है, या कहीं पे फाइन मतलब किसी भी तरह का जो हो सकता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि बंटवारा जो है सत्ता का वो अपने अपने राष्ट्र में अपने अपने तरीके का हो सकता है। ठीक है, यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित की जाती है। तो संघीय शासन व्यवस्था जो है आमतौर पर अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि दो तरीके से गठित की जाती है। तो पहला तरीका क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। ठीक है, तो दो राष्ट्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों एक साथ आके एक बड़ी इकाई बन जाते हैं। ये भी एक क्या है, मतलब एक तरीका है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें दोनों राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, यानी कि संप्रभुता ये मतलब होता है कि कोई बाहरी जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी कानून बनाए जाएंगे वहां पे राष्ट्र के, उसी राष्ट्र के प्रतिनिधित्व जो कर रहे होंगे वही बनाएंगे। ठीक है, यही होता है संप्रभुता, यानी कि बाहरी, याद रखिएगा बाहरी लोग जो है कानून बनाने में या किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं करे। तो वो क्या करते हैं, जब गठित होंगे दोनों स्वतंत्र राष्ट्र थे, एक इकाई में जो है जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, यानी अपने अधिकार में रखते हैं। कि ऐसा नहीं है कि उनकी जो है सुरक्षा और असुरक्षा या खुशहाली जो है किसमें है, वो जो है किसी एक को दे दे, नहीं, ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरखस ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस वाले व्यवस्था में जो है प्रांतों को जो है समान अधिकार तो होता है, लेकिन अगर देखा जाए बरखस तो ज्यादा ताकतवर जो है केंद्र के
से ज्यादा वो ताकतवर होते हैं प्रांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। इस टाइप में ये नाम याद रखना है आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ठीक है। अब अगला दूसरा जो तरह का होगा ना, उसमें हमारा भारत आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। तो हम लोग जानते ही हमारे भारत में है ना। आगे दिया है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे दिया है कि जैसे आप भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। तो हम लोग जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी जितनी भी पावर्स है केंद्र की ओर झुकी हुई दिखती है आपको, ठीक है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे अभी बिहार में जो है जोर शोर से ये मांग चल रही है कि बिहार को जो है विशेष प्रांत की जो है अधिकार दिए जाए, है ना, मान्यता दिए जाए। तो ये चीजें भी हम लोग देखते हैं संघीय सरकार में। अब आगे देखिए अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ये बताया गया है यहाँ पे। देखिए ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। तो अधिकार क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे हमने भी देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार सबके लिए क्या है, सीमा बना दी गई है कि आपका इतने जो तो है काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राज्य का नाम जब चाहे चेंज कर देंगे, जब चाहे आप अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक दायरा जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। वही कहना चाह रहा है कि अधिकार क्षेत्र क्या है। अब आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नेपाली हैं, नागरिक हैं जो अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। तो उनकी चर्चा कैसे होती है, तो एक खगराज है वो कहता है मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों का आरक्षित करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ भी सीट का आरक्षण होता ही, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। आगे कह रही है मीता, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है, ठीक है। बाबूलाल कहता है मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र अपनी अलग राज्य सरकारें बने तो इसे क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी, ठीक है। रमेश कहता है, तो ये देखिए ये लोग जो है चर्चा कर रहे हैं ये संघीय व्यवस्था के बारे में। तो अगर पढ़ना होगा आप लोग तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये हो सकता है कि आप लोग जो निगेटिव तर्क देना होता है ना, तो वहां पे आप लोगों को ये मेंस में फायदा करता है, ठीक है, कि जब आलोचना करनी होती है तो क्यों जो है इसमें क्या दिक्कत है ये चीजें बताने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे संविधान हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे, तो ये अच्छी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। तो हम लोग भारत की संघीय व्यवस्था को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है ये हम देखेंगे। हम लोग जानते ही हैं कि हमारे भारत को जो है विविधताओं का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म, समुदाय, बहुत तरह के लोग जो हैं रहते हैं, ठीक है। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। तो हम लोग संविधान से ही देखते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद, रक्त रंजित विभाजन जो है पाकिस्तान और इंडिया का जब हुआ था तो आपने देखा था लगभग 10 लाख लोग जो है मौत के घाट उतारे गए थे, है ना। तो यही उसको क्या कहा जाता है, रक्त रंजित विभाजन कहा जाता है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था इसी समय जब पाकिस्तान और इंडिया जो है विभाजित हुआ था, ठीक है। चलिए आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। तो हमने देखा ही था कई स्वतंत्र रजवाड़े जैसे कि आप देखेंगे जो नहीं मिले उनको भी मिलाया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर जनमत संग्रह के द्वारा, आपको सॉरी जनमत जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ आपको जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद मार्क पोलो ऑपरेशन के तहत जो है उनको अपने भारत सरकार में, भारत के क्षेत्र में जो है मिलाया गया था, है ना। तो हमने देखा ही था उसमें बीपी मेनन और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। ध्यान रखिएगा राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यूनियन शब्द का इंग्लिश में यूज किया गया है।
फेडरलिज्म का वर्ड नहीं यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है, और चाहे राज्यों का संघ घोषित करना का मतलब ये होता है कि राज्यों को जो है, जितने भी राज्य हैं वो किसी समझौता के परिणाम नहीं है, इनको अपने से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। अच्छा, संघीय वर्ड भी नहीं कहीं पे यूज किया गया है संविधान में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख ले। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे नॉक कर दिया है कि हमारा भारतीय, देखिए यहाँ पे इसमें संघ शब्द नहीं आया है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या हमारे भारत में जो है संघ शब्द का यूज किया गया है, तो आपको यहाँ से दिख के मिल जाएगा, है ना। आगे दे रहा था कि संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, तो हमने देखा ही था 2 मौलिक थे, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जब 73 एंड 74 अमेंडमेंट किए गए, तब जाके जो है स्थानीय सरकार को शामिल किया गया था। संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, तो राज्य केंद्र सरकार या संघ सरकार आप दोनों कहते हैं, और राज्य सरकारें केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो कहा जाए कि मूल रूप में हमारे भारत में जो है क्या संघीय शासन व्यवस्था में जो है नगर पालिका या नगर पंचायत पंचायत जो थे तो नहीं थे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्था के अपने अलग अधिकार क्षेत्र हैं। तो हमने देखा ही है कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार है। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों में बैंकिंग। अच्छा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन बना था, जो जो इसमें दिया है ना वही ऑप्शन में डाले गए थे। तो संघ सूची में कौन कौन से आता है ये आपको देखना है। जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया है, सबके अपने अपने क्षेत्र बताए गए हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि अब संघ सूची हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो संघ सूची में क्या क्या आता है आपको याद रखना है। यहाँ पे कम से कम इतना तो याद रखिएगा जो जो ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है संघ सूची में होते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे कि प्रतिरक्षा, यानी बाहर से प्रतिरक्षा कैसे करना है, विदेशी मामले क्या होंगे, बैंकिंग को कैसे चलाना है, संचार और मुद्रा का जो है कैसे संचालित करना है, ये सब चीजें किसमें आती हैं, संघ सूची में आती हैं, ठीक है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। तो देखेंगे आप संघ सूची या केंद्र सूची जो है उसमें सिर्फ केंद्र ही जो नियम बनाएगी, वो उस नियम जो है उस पर लागू किया जाएगा, ठीक है। अब राज्य सूची में कौन नियम बनाएगा, तो राज्य बनाएगी, है ना। और समवर्ती सूची जो होता है दोनों मिलके बनाती है, राज्य और केंद्र सरकार, लेकिन अंतिम रूप से जो है आपका केंद्र सरकार के नियमों को लागू किया जाता है, यानी इंप्लीमेंट किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे राज्य सूची की, राज्य सूची में क्या क्या आता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन में दिए गए थे। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। तो आपको राज्य सूची में कैसे देखने को मिलेंगे, तो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय देखने को मिलते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कृषि को केंद्र सरकार में क्यों नहीं रखा गया, इसको याद करने का तरीका ये है कि कृषि कहाँ होता है, हर राज्य में अपने अपने लेवल पे होता है। कृषि के लिए अगर केंद्र सरकार नियम बनाएगी तो राज्य में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको अच्छे से। सिंचाई वगैरह कैसे पता चलता है केंद्र सरकार को कि कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, कहाँ क्या पड़ रहा है, इसलिए सिंचाई वगैरह का भी जो है नियम कौन बनाएंगे, अपने राज्य सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं समवर्ती सूची क्या है। तो शिक्षा क्या है, राष्ट्रीय महत्व का भी काम है और राज्य लेवल पे भी काम है, तो इसको क्या किया गया है, समवर्ती सूची में रख दिया गया है, यानी कि दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा, वन यानी जंगल, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे ये वे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझेदारी, साझी दिलचस्पी में
आते हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ये कई बार क्वेश्चन बने हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते हैं उनका क्या होता है। तो आपने देखा ही, ये अवशिष्ट शक्ति नाम का भी चीज कुछ होता है, जो बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, उसी को अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा कि किसको किसको जो है विशेष दर्जा भारत में मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि देखेंगे अब यहाँ पे भी 370 आर्टिकल है ना, उसमें भी ए बी सी करके जो है इनको दिया गया है। ए में कौन आता है ये सब आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अनुमान जो है आपको एक समुचित रूप से आपको अनुच्छेद 371 में ये जो संविधान जो है अपना वो देता है कि इनको विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद 371, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, बिहार को भी माना जा रहा है कि विशेष राज्य का जो है मान्यता दी जाए, है ना। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार की भूमि में अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी होते हैं। तो काहे के लिए दिया जाता है, ताकि ये हो कि उनकी जो स्वदेशी लोग हैं, वहां के जो लोग हैं उस राज्य के, उनकी संस्कृति सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार की भूमि में थोड़ा सा उनको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए बिहार को भी कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का जो है दर्जा देना चाहिए। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। वे वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, ठीक है। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत के विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाकों के इसी कोटि में आते हैं। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के अधीन जो है नियम चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना। जहां पे विधानसभा है वहां सीएम चुने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया आपका, उसके बाद आपको दिल्ली हो गया, है ना। एक और है, कौन सा है आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिए, है ना। आप जानते हैं विशेष बहुमत कहते हैं उसे। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है कम से कम आधे राज्यों का विधानसभा जो है उनसे मंजूरी भी करवाना पड़ता है। संवैधानिक प्रावधान और कानूनों के क्रियान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम लोग जानते ही हैं संविधान की प्रहरी कौन है, न्यायपालिका को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही यानी कि कहाँ से जो है उसको उपार्जित किया जाए, ठीक है, उसके संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार बांटे गए हैं हमारे संविधान में, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने। सरकारी नीतियों फैसलों से जुड़ी आप खबर उठाएं। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें, आपके या किसी अन्य राज्य से जुड़ी खबरें, आप केंद्र और राज्य सरकार से संबंध की
खबरें जो है आपको कह रहा है कि आप लोग जो है इकट्ठा करें। अब यहाँ पे देखिए पोखरण के बारे में बताया जा रहा है। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। तो पोखरण जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती है, तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती है? बिल्कुल नहीं रोक सकती है। आप लोगों को पता ही है कि कुछ अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास होती हैं, तो इसीलिए की जाती है कि जो राष्ट्रीय महत्व यानी कि आपका जानते हैं कि परमाणु परीक्षण क्या है? राज्य महत्व का काम थोड़ी ना है, ये राष्ट्र की महत्व का काम है। तो राष्ट्रीय महत्व वाली जितनी भी विषय होती हैं वो किसके पास सुरक्षित होती हैं? अपने केंद्र सरकार के पास सुरक्षित होती हैं। ठीक है। मान ले कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूल में नई पाठ्य पुस्तक लागू करना चाहती है। मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तक लागू करने की केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है? जब आप देखेंगे समवर्ती सूची, तो उसमें आता है शिक्षा। तो ये क्या होता है? दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब कोई सिक्किम राज्य जो है किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय जो है एक चीजों पे केंद्रित हो जाए, तो ये चीजें नहीं लागू कर सकता। ठीक है। मान ले कि नक्सलियों से निपटने की नीति के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की राय अलग-अलग है। क्या ऐसे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है उनके अधीन आता है ये सब चीजें। क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई राज्य जो है चाहता है कि हम युद्ध करके जो है नक्सलियों को मारेंगे, तो ऐसा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये हमारे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है। तो राष्ट्र की महत्व की चीजें आपको ध्यान रखना है, जो भी होंगी वो किसको होंगी? केंद्र सरकार के पास सुरक्षित रहती हैं। ठीक है। अब देखिए संघीय व्यवस्था जो है कैसे चलती है, हम लोग ये भी देखेंगे। तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर है हुई, तो इसका कारण सिर्फ क्या है? संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग आइए कि आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दिया था, उसको हम लोग देखते चलते हैं। जैसे देखिए ये दिया है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। सन 1947 में भारत का दृश्य जो है कुछ ऐसा दिखता था, है ना? बाद में बट गया, अब अलग दिखता है। ठीक है। बंगाल वगैरह ये सब बट ही गए थे। धीरे धीरे आप देखेंगे 1971 1947 में विभाजन, ये सब चीजें देखने के बाद अब भारत का नक्शा जो है चेंज हो गया है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि पाकिस्तान संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के बृहत्तम भाग बहालपुर स्टेट है। भारतीय देशी राज्य, अब ये जो जो यहाँ पे दिए हुए थे, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को मतलब दिखा रहा था। ठीक है। चलिए हम लोगों के लिए वहां पे कुछ खास नहीं है, हम लोग यहाँ पे थे। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम काज किस तरह से होता है। तो हम लोग देखेंगे। अब जैसे भाषाई राज्य की बात की जा रही है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि भाषा के आधार पर पहली ऐसी कौन सी राज्य है जो बनी थी 1953 में, है ना? चलिए बता ही देती हूँ, आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य निर्मित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। ठीक है। आपने देखा ही होगा 58 दिन का शायद बाद मृत्यु मुल्लू कुछ करके नाम थे उनके, वो मर गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, आनन फानन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर गठित कर दिया था, है ना? भाषा के आधार पर राम मुल्लू शायद नाम है ना, आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2019 तक अगर आप राजनीति मानचित्र देखें, तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। तो ये तो अनुमान होता ही रहता है ना? अब चलिए आगे देखते हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के
दशक में 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि कई जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को कब बदला गया था, तो कई पुराने राज्यों को जो है 1950 के दशक में बदले गए थे। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं, ठीक है, की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया था। ठीक है, तो एथनिसिटी क्या होता है ये आपने देख ही लिया, जातीयता। आगे देखेंगे, इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य जो है शामिल हैं। ठीक है, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट ना जाए। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया। ठीक है, अबुल फजल वाला आप लोगों ने देखा ही होगा समिति। अब यहाँ पे दे रहा है, क्या आपका गांव या शहर आजादी के बाद एक ही प्रांतों के अंतर्गत रहा है? अगर नहीं तो इससे पहले का राज्य का क्या नाम था? तो हमने बिहार और झारखंड को भी देखा था। 2000 में क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, क्या आप 1947 के 3 राज्य को ऐसे नाम को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? तो आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों से काटकर बनाया गया है। ठीक है, जैसे देखेंगे उत्तराखंड हो गया आपका, तमिल वो झारखंड हो गया आपका, फिर तमिलनाडु से भी अलग किया गया था ना, कई राज्य जो है जिनको अलग किया गया है ना, जैसे मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाषा नीति के ऊपर कुछ छूटा नहीं ना, नहीं छूटा। अब यहाँ देखिए, हिंदी ही क्यों, बांग्ला या तेलुगु क्यों नहीं, ये इसका कहना है। ठीक है, भाषा नीति अब देखते हैं, तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं दी गई है। हिंदू को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी को जो है हमारा राष्ट्रभाषा माना गया है, तो नहीं माना गया है, राजभाषा माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय हैं। अच्छा, बिहार का जो है आपका पहला भाषा जो हिंदी है, दूसरा उर्दू के रूप में है। ठीक है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं नहीं 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। ठीक है, तो ये आप लोग एग्जाम देते हैं तो आप लोगों से अच्छा कौन जानता है। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों को अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। ठीक है, श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी बरते, यानी कि सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा को के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जो है 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामकाजों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया है। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रूप अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। यानी कि आपने देखा था 1956 में जो है सिंहली को श्रीलंका ने जो है सिर्फ सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था। ठीक है, राष्ट्रभाषा घोषित किया था उसने, श्रीलंका ने। तो उससे हम लोग क्या हुए, बट गए। अब देखिए यहाँ पे गठबंधन सरकार के बारे में है कि एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम को जो है स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे
केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। ठीक है, काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। तो ध्यान रखिएगा, 1990 के बाद जो है क्षेत्रीय दलों का उदय होना शुरू हो जाता है। यही दौर केंद्र गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। तो पूछा जाए केंद्र सरकार में गठबंधन सरकार की शुरुआत का दौर कौन सा रहा है, तो 1990 का रहा है। ठीक है, चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति जो है पनपती है। ठीक है, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी के बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान के लागू होने की तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो शक्ति का बंटवारा था, यानी कि आपको सत्ता का बंटवारा, वो देखेंगे आज जो है मजबूत दिखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गठबंधन की सरकार की है तो राज्यों की शक्तियां हैं। ठीक है, ये सब भीख मांग रहे हैं एक तरह से। चलिए, कि मुझे ये वाली ये देखते ही आप लोग कई नेता जो है कहते हैं मुझे ये वाला डिपार्टमेंट दे दो, मुझे सड़क मंत्री बना दो, तो कोई कहता है मुझे उद्योग मंत्री बना दो। ये सब चीजें क्या है, कटोरा लेके जो है भीख मांग रहे हैं सब। ये क्या है आपका, केरला है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो सब क्या है यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है, ये सब बंद हो रखे हैं इसमें। ठीक है, और एक कोई इस पे सामने बैठा है। क्या कह रहा है यहाँ अंकित, दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों के को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए, हमें कुछ और शक्तियां दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट करता है। आप कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्या आप गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की भाषाई विविधता को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, भारत में कितनी भाषाएं हैं। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं को गिनती किस तरह से करते हैं। आप लोगों को पता है कि भोजपुरी को भी जो है शामिल करने के लिए जोर शोर से मांग चल रही है। ठीक है, इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। ठीक है, इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी। भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया गया। क्योंकि जब आप अनुमान देखेंगे भोजपुरी वाले भी हिंदी बोलते हैं, मगही वाले भी हिंदी बोलते हैं, बुंदेलखंड में भी हिंदी बोला जाता है। मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है बुंदेलखंडी, उसमें भी क्या है, मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है हिंदी है, बिहार की भी हिंदी है। तो वैसे ही ये छत्तीसगढ़ वगैरह ये सब देखेंगे सब सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, है ना। ऐसी समूहबद्धता के बाद ही जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 22 भाषा जो है किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जो है संबंध मतलब बनाया गया, रखा गया है, तो 22 भाषाओं को रखा गया। अभी हम भाषा देखेंगे, है ना। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। ठीक है,
बाकी को गैर अनुसूचित, यानी कि जिसको सूचित कर दिया गया, लिस्ट में डाल दिया गया, उसको अनुसूचित कहेंगे। जिसको लिस्ट से बाहर रखा गया है, गैर अनुसूचित भाषा हो गया। ठीक है, भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। ठीक है, जहां तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। ठीक है, यानी दूसरे और तीसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा को ये लोग जानते थे, 11% लोग। ठीक है, इस सूची को गैर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूची के आधार पर इस सूची पर बार या पाई चार्ट बनाएं। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाले एक नक्शा बनाएं। नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंग से भरें और दिखाएं कि उन इलाकों में लोग कौन सी भाषा जो है बोलते हैं। ठीक है, ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर उससे इस सूची में नहीं रखा गया, जैसे अंग्रेजी है ना, नहीं रखा गया है। ठीक है, वही देखेंगे नेपाली आपको जो विदेशी भाषा है, फिर भी इसको भारत के जो भाषाएं सूचित की गई हैं उसमें रखा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अब चलिए हम भाषा को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत की अनुसूचित भाषाएं कौन कौन सी है, तो बोलने वालों का अनुपात भी दिया गया है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे ज्यादा देखिए आपको यहाँ पे हिंदी देखने को मिल रहा है ना। चलिए पहले ये देख लेते हैं। असमिया 1.26% लोग बोलते हैं, बांग्ला 8.03% लोग बोलते हैं, बोडो 0.12% लोग बोलते हैं, डोगरी देखेंगे आप 0.21% लोग बोलते हैं, गुजराती 4.58% बोलते हैं, हिंदी जो है 43.63% बोलते हैं। तो अनुमान आप लोग 3-4 भाषा जो है उसको देख लीजिएगा कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है। ठीक है, बाकी हम लोग जो है ये देखते चलते हैं कि कौन कौन सी भाषा जो है आपकी अनुसूची में शामिल की गई है। तो असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, आपने देखा यहाँ पे, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कहीं आपको अंग्रेजी देखने को मिला? नहीं मिला ना, तो इसीलिए कहा जाता है। संस्कृत तो नगण्य बराबर ही बोलते हैं, तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा भाषा है जो नगण्य मात्रा में यानी निग्लिजिबल बोला जाता है, तो वो है आपका संस्कृत। थोड़ा सा ये क्या है, अपवाद है, तो इसको याद रखिएगा। वैसे देखा जाए तो पहले नंबर पे आपको हिंदी दिख रहा है ना, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है 8% वाला है ना, बांग्ला, है ना, दूसरे नंबर पे बांग्ला देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है 6.87 मराठी है ना, मराठी के बाद आपको देखने को मिल रहा है तमिल, है ना। तो याद रखिएगा 3-4 आपको याद रखना है कि कौन सी भाषा जो है भारत में ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं थी। ये कई बार पूछा गया है कौन सी भाषा जो है अपने अनुसूचित भाषाएं नहीं है भारत की संविधान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया 1 नवंबर 2006 में छपा था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 में को लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके फजल अली थे। ठीक है, वहीं देखेंगे हृदयनाथ कुजरू और के एम पणिक्कर जो थे उसमें सदस्य थे। ठीक है, अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र को राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो ये नए देश के में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। ठीक है, आगे है विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। ठीक है, उसके बाद बहरहाल बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की और व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल भारतीय या गुजराती भारतीयों जैसी दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता। चलिए
ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वाले की भावनाओं का ख्याल ना रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती। एक भाषा 14-15 राष्ट्र होते। ठीक है, तो अपने राज्य में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लीजिए जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश। उसके पक्ष या विपक्ष में आप उदाहरण पे टिप्पणी करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण। तो अब देखिए यहाँ पे बताया है कि अच्छा तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टियर कोच जैसी व्यवस्था है, मुझे तो सबसे निचला बर्थ ही अच्छा लगता है। अब इसे ये ट्रेन की बर्थ से बात की जा रही है। चलिए भारत में विकेंद्रीकरण देखेंगे। विकेंद्रीकरण का मतलब वही होता है सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरीय वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। जैसे हमने बेल्जियम देखा था ना, हरियाणा से भी छोटा है, वैसे ही यहाँ बता रहा है कि उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र जनसंख्या के हिसाब से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप, इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकारें के नीचे हो, यानी कि प्रांत सरकार यानी राज्य सरकार के नीचे होती है। ठीक है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण से के पीछे यही तर्क दिया गया था। जब हमारे भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया ना, तो तर्क यही दिया गया था। ठीक है, इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार को संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, केंद्र सरकार या संघ सरकार या राज्य, उसके बाद दूसरे नंबर पे राज्य सरकार, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा स्थानीय सरकार। राज्य सरकार को प्रांत सरकार भी लिखा मिलता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को भी दी जाती हैं, इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि उनके मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। बिल्कुल ये सही बात है, लोगों को अपने इलाके की स्थानीय स्थानों की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक जो है कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। प्रायोरिटी बेस भी वो लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पे हमें किस चीज की पहले डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है ना, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी इससे मजबूत होती है। स्थानीय सरकार की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ना। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत को क्या करता है, स्थानीय सरकार जब आपको सामने दिखता है तो लगता है ना कि इसमें भागीदारी और बढ़ रही है लोगों की, तो ये क्या करेगा, मजबूत करेगा। अब थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। तो कई बार पूछा गया है ग्राम स्तर पे क्या होता है, तो ग्राम पंचायत, शहर में क्या होता है, तो नगर पालिका। आप सभी को पता है ना, मेयर वगैरह होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन्हें राज्य सरकार से सीधे नियंत्रण में रखा गया है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, पहले नहीं कराए जाते थे। ठीक है, इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, अब कह रहा है अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो स्थानीय शासन के निकाय होते हैं उनका चुनाव केंद्र लेवल पे जो चुनाव आयोग होती है वो नहीं करवाती है। ठीक है, आप पढ़ेंगे जब 243 तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, 243 के में। चलिए आगे देखते हैं।
क्या कह रहा है, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें भी आरक्षित की गई हैं। कम से कम 1/3 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आप सभी को पता है स्थानीय शासन में जो है 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहीं बिहार वगैरह में देखेंगे 50% है। ठीक है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। ठीक है। गांवों के सरकार स्तर पर मौजूद मौजूद जो है स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। ठीक है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग यानी कि जो 18+ होंगे मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे संसद में देखेंगे 3 सेशन अनिवार्य है, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे भी 2-3 बार जो है बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनेगा, पंचायत समिति बनेगा। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। पंचायत समिति को जो है प्रखंड स्तरीय पंचायत भी या मंडल भी आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में आपको होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं, है ना। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और अब देखिए यहाँ पे भारत में हुए विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में अखबार में कतरनों में क्या कहा गया है। ठीक है। अब ये क्या कहा है, प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं। इसी तर्क से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए। फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं, अब उसका सवाल है। ठीक है। आप लोग भी सोचिएगा इस बात पे। अब देखिए ब्राजील में एक प्रयोग किया गया है। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को भी मजबूत किया है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बहरहाल से। ठीक है। पहले ये थोड़ा सा हम लोग इसको देख, अच्छा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहरहाल आप देखेंगे इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी भी काफी दूर हैं। ठीक है। अच्छा, पहली नगर पंचायती कहाँ पे बनाई गई थी, तो याद रखिएगा आपको 2 अक्टूबर को स्टेब्लिश किया गया था राजस्थान के नागौर में। अब वहीं नगर निगम पूछा जाए तो मद्रास में। ठीक है। और बिहार में नगर निगम पटना में स्टार्ट किया गया था पहला। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्राजील में देखेंगे हम लोग।
ठीक है। ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। ठीक है, ये ब्राजील का एक प्रयोग बताया जा रहा है। ठीक है, इस शहर में करीब 13 लाख लोग अपने शहर की बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र में अपनी अपनी बैठक होती है, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, जो अंतिम फैसला लेती है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने में यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों के तक बसे जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किया वगैरह। भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वह आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में जो है भागीदारी की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राजील की तरह ही एक प्रयोग हमारे भारत के केरल में भी किया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इसमें अपने गांव या शहर का स्थानीय सरकार के बारे में आपको कह रहा है कि पता कीजिए। ठीक है, तो आप लोग पता कीजिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होता है, प्रश्नावली शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में। तो चलिए देखिए, ग्राम पंचायत हमने इसमें पढ़ लिया है। अब अगर बिहार के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो बिहार के ग्राम पंचायत के कैसे व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी आपको देखना जरूरी है, जो कि SCERT से देखा जा सकता है। होगा तो मैं आगे लाऊंगी, नहीं तो आप भी देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, कब जो है, जैसे कि देखेंगे आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50% आरक्षण जो है स्थानीय सरकार में जो है महिलाओं को बिहार जो है कब दिया था, तो 2006 में दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, तो ये आपको देखने के लिए बिहार SCERT पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।